प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल होगा, जो पार्ट 2 के रूप में है। यह आपको जून 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्रश्न की ओर देखा जाए। यह प्रश्न संख्या 1 हमारा है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है? ए, विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। बी, अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। सी, अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। डी, अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। ई, अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए, सी और डी। बी, केवल बी और ई। सी, केवल बी, डी और ई। डी, केवल ए और सी। इंग्लिश में है आपका क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are not the characteristics of teacher-centered methods of teaching? A, students are passive learners. B, tutors act as facilitator for learning. C, teacher directs learning activities. D, learning is based on collaboration between students. E, learning is based on students' interest. Choose the correct answer from the options given below. A, C and D. B, B and E. C, B, D and E. D, A and C only. आपको A, B, C और D से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न हमारा है कि कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित टीचर सेंटर्ड शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। तो विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। यदि स्टूडेंट आपको पैसिव रूप में होंगे तो वह शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित की विशेषता नहीं है। यह कथन आपका सही हो जाएगा। तो हमें खोजना है कि विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है तो विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। जब वर्ग कक्ष में विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो शिक्षण परिपूर्ण हो नहीं सकेगा। इस प्रकार यह कथन आपका गलत हो जाएगा, जो विशेषताएं नहीं है। बी हमारा है, अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। सही बात है, यह सुसाध्यकर्ता है, सिर्फ फैसिलिटेटर है टीचर। सी, अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। टीचर जो है वो जो भी एक्टिविटीज होती है उसे जब निर्देशित करते हैं तो यह शिक्षण केंद्रित विधि है। जो कह रहा है कि विशेषता नहीं है, यह इसकी विशेषता नहीं है। ये डी हमारा है, अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। यह कथन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम
लर्निंग जो है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया है। यह सही। अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है। यह भी कथन आपका सही है। इस प्रकार हमारा सही बी, डी और ई को जाता है। बी, डी और ई जो शिक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह विशेषता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी को ये रहा। ये रहा हमारा बी, डी, ई सही उत्तर का मिलान। ये है केवल बी, डी और ई। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? ए निर्णयन, बी विपणन, सी संचार, डी मतभेद समाधान, ई नेतृत्व। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल बी और ई, बी केवल ए, सी और ई, सी केवल ए, सी, डी और ई, डी केवल बी और डी। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। इसका अंग्रेजी है आपको among the following skills which are considered as soft skills: A decision making, B marketing, C communication, D conflict resolution, E leadership. Choose the correct answer from the options given below. A B and E only, B A, C and E only, C A, C, D and E only, D है B and D only। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी, डी से। तो मृदु कौशल, मृदु कौशल ये हमारा है सॉफ्ट स्किल। ये किन कौशलों को कहा जाता है? निर्णयन डिसीजन मेकिंग, यह सही है आपका। विपणन मार्केटिंग, यह नहीं है आपको। जब हमारा ए सही है और बी नहीं है तो ऑप्शन से हम देखेंगे कि बी नहीं है, तो ऑप्शन ए में बी और ई है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी नहीं कह रहा है। डी में आपको बी है तो यह भी आपका नहीं होगा। अब मिलान करना है बी और सी में, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो ई होगा आपको। ये हो गया कंफर्म। अब मिलान करना है सी, सी भी आपका होगा। अब देखना है कि डी है या नहीं, मतभेद समाधान हमें खोजना है बी और सी में कि डी है या नहीं है। तो मृदु कौशल के लिए सॉफ्ट स्किल में आपको मतभेद समाधान भी जरूरी है, यह भी आपका स्किल है। जब तक मतभेद समाधान नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सॉफ्ट स्किल्स में आपको ये मृदु कौशल जिन्हें पावर स्किल, कॉमन स्किल या कोर स्किल्स के रूप में भी इसे जाना जाता है, या टीम वर्क के रूप में भी। टीम वर्क आपको डिजिटल साक्षरता आदि के रूप में भी सॉफ्ट स्किल को जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा डी सही हो गया। यह ऑप्शन को जाता है ए, सी, डी और ई। इस प्रकार यह सी को सही जाता है। यह आपका अंग्रेजी में रहा ए, सी, डी एंड ई, यानी डिसीजन मेकिंग, सी कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन और लीडरशिप। इसके सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर, केवल ए, सी, डी और ई। ये प्रश्न 3 की ओर।
प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है? ए सीमित पहुंच, बी लचीलापन, सी उच्च लागत, डी पारस्परिक क्रियात्मकता। ये आपका अंग्रेजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ओवर ऑफलाइन लर्निंग? ए लिमिटेड एक्सेस, बी फ्लेक्सिबिलिटी, सी हाई कॉस्ट, डी इंटरएक्टिविटी। आपको सही उत्तर बताना है, ए बी सी डी सी। तो सवाल हमारा है, ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है? मतलब डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है आपसे कि ऑनलाइन वाया ऑफलाइन। तो सीमित पहुंच, ऑफलाइन में ही सीमित पहुंच हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ आपको सीमित पहुंच नहीं है। ये लचीलापन आपको है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कभी भी हम टीचिंग स्किल को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये आपको समय का भी बचत करता है लचीलापन में। उच्च लागत, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा है। और पारस्परिक क्रियात्मकता, ये ऑनलाइन में पारस्परिक क्रियात्मकता न होकर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये ऑफलाइन में पारस्परिक क्रियात्मकता ज़्यादा होता है। तो हमारा ये सही ऑप्शन आपको बी को जाएगा, लचीलापन। चूँकि लचीलापन ई लर्निंग जो है आपको यही वर्चुअल लर्निंग को या ऑनलाइन के रूप में भी समझा जाता है। यह शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें टीचर आपको टैबलेट के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर आदि का उपयोग कर शिक्षण कराते हैं। यह बच्चों के साथ टीचर का भी एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, यह लचीलापन पैदा करता है, यह समय बचाने वाला है, यह प्रभावी शिक्षा का एक अच्छा उदाहरण है। तो हमारा सही ऑप्शन बी को होगा, लचीलापन। ये रहा आपका फ्लेक्सिबिलिटी, सही उत्तर का मिलान लचीलापन। अंग्रेजी में है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? ए केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है, बी अच्छा संप्रेषण कौशल, सी दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग, डी विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, ई विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और सी, बी केवल सी और ई, सी केवल बी डी और ई, डी केवल ए सी और डी। अंग्रेजी इसका है, Which of the following are the basic requirements for effective teaching? A. Teaching only what is included in the curriculum. B. Good communication skills. C. Using a rigid teaching approach. D. Excellent subject knowledge. E. Ability to connect with students. Choose the correct answer from the options given below. A and C only, B, C and E only, C, B, D and E only, D, A, C and D only। आपको सही उत्तर बताना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? ए में हमारा है आपको केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है। पाठ्यचर्या में यानी करिकुलम में जो शामिल है उसे ही पढ़ा देना, यह टीचिंग स्किल की मूल आवश्यकता नहीं है। यह कथन आपको गलत है।
बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। टीचिंग के लिए यह एक वाइटल पॉइंट है, यह एक मुख्य बिंदु है। अच्छा संप्रेषण कौशल, जब जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा तभी तो हम अपने बच्चे को अपने ओर प्रेरित कर सकते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। तो ये कथन आपका सही है। दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग नहीं, रिजिड होकर कोई भी काम को टीचिंग में नहीं किया जा सकता। यह कथन आपका सही नहीं है। विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज टीचर के पास रहना अति आवश्यक है। यह आपका कथन सही है। ई ऑप्शन है आपको, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता, यह अति महत्वपूर्ण कथन है आपके लिए। जब तक हम छात्र से जुड़ेंगे नहीं तो हमारा शिक्षण होगा ही नहीं। हम अपना शिक्षण कौशल कहाँ प्रेरित कर पाएंगे बच्चों के बीच। तो ये ऑप्शन, ये कथन जो है अति महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। हमारा सही उत्तर हो गया आपको बी, डी और ई। बी, डी और ई आपको है सी ऑप्शन में। सी, ये कथन सही होगा। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सी, केवल बी, डी और ई। अंग्रेजी हमारा यहाँ है बी, डी एंड ई। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली सीबीसीएस को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंगीकार किया गया है। कथन 2 है, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अंग्रेजी रूप इसका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS has been adopted only in the Central Universities of India. Statement 2, choice based credit system CBCS assigns credit based on the learning outcomes of a course. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। सवाल है हमारा, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली मतलब CBCS क्रेडिट बेस्ड सिलेक्शन करना है, हमें चयन करना है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है वह कहाँ कहाँ सही होगा। तो सवाल कह रहा है केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो यह इस प्रकार का कथन नहीं है। केवल भारत के विश्वविद्यालय में ही इसे अंगीकार नहीं किया गया है बल्कि अन्य देशों ने भी CBS को स्वीकार किया है। तो केवल भारत जो है यह कथन आपका गलत हो जाएगा। कथन 2 है, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है। यह कथन आपको सही है। इस प्रकार कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो हमारा ऑप्शन डी की ओर जाता है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ये रहा आपका उत्तर। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। अंग्रेजी आपका है
नहीं, ये आपका डी होगा, ये नहीं होगा, ये सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपका है 6। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 मॉडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS का एक उदाहरण है। कथन 2 है मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका अंग्रेजी है आपको, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, Moodle is an example of a learning management system LMS। दूसरा कथन है स्टेटमेंट 2, Mentimeter is a tool used for creating online surveys। In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below। Both statement 1 and statement 2 are true। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सी है आपको, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। ये आपका बोथ हो। ये सही ऑप्शन आपको चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो कथन 1 है मॉडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली, इसको LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये मूडल है। मूडल आपको मूडल अधिगम प्रबंधन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूडल एक फ्री सॉफ्टवेयर है या फ्री सॉफ्टवेयर। यह एक अधिगम प्रबंधक प्रणाली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है जो ई लर्निंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह विभिन्न शिक्षकों को पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संरचना, अवधारणा बनाने में यह सहयोग करता है, हेल्प करता है निर्माण के प्रयोग में। ऑनलाइन छात्रों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। यह डिस्कशन भी मेंटीमीटर उपकरण में किया जाता है आपको मूडल में। यह है मूडल की विशेषता। इस प्रकार कथन 1 आपका सही है। मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली का एक उदाहरण है। यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें टीचर को पाठ्यक्रम संरचना, अवधारणा बनाने में मदद मिलती है। यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। यह इसे ई लर्निंग के अंतर्गत रखा गया है। यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। कथन 2 हमारा है मेंटीमीटर। मेंटीमीटर यह भी एक उपकरण है जिसका प्रयोग ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह कथन आपका सही है। इसमें छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं एवं वास्तविक समय में रियल टाइम में परिणाम भी देख सकते हैं। इसका रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं रियल टाइम में। यह है आपका
मेंटीमीटर एक उपकरण। इस प्रकार यह कथन भी आपका सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। ऑप्शन आपको ए की ओर जा रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि CBCS वह भी आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक प्रकार का ये ऑनलाइन का ही उदाहरण, ई लर्निंग ही है। यह भी टीचिंग लर्निंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें छात्र अपनी सुविधा के अनुसार ही इसका चयन करते हैं। यह एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें सिर्फ आपको ये भारत के ही विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि अन्य देशों भी लागू करते हैं। ये आपको जो परीक्षा अभी UGC नेट वाले कंडक्ट जो कराते हैं NTA, यह भी आपका CBCS ही है। यह भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं। यह भी आपका एक ऑनलाइन का ही उदाहरण था। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए को जाता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजी आपका है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये आपका ट्रू है। तो सेशन ज़्यादा बड़ा ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, तो अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे प्रश्नों को लेकर हम सब उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। तब तक के लिए सेशन को वाइंड अप किया जाता है। पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।